हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम अप्लाइड मैकेनिक्स की स्टडी कर रहे हैं और मैकेनिक्स का हमने चैप्टर नंबर 5 मशीन स्टार्ट किया था, जिसका कि आज ये सेकंड पार्ट है और मैकेनिक्स का ये लेक्चर नंबर 18 है। 17वें लेक्चर में हम मशीन के ये 8 टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे, जिनमें कि लास्ट के जो 5 टॉपिक हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैंने आप सभी से कहा था इनको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है और इनके फॉर्मूले भी मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। ठीक है, ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे हम इस मशीन में जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं सभी में ये बार बार रिपीट होंगे फॉर्मूले। मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। जिन्होंने भी क्लास नहीं देखी पहले तो आप उस क्लास को देख लीजिए, और जिन्होंने क्लास देखी है वो रिवीजन कर लेंगे। 1 मिनट में पूरा रिवाइज कर देते हैं हम कि जो यांत्रिक लाभ होता है, मैकेनिकल एडवांटेज, ये होता है उठाया गया भार अपॉन लगाया गया प्रयास, यानी MA बराबर W/P। ये फॉर्मूले आपको रट लेने हैं अच्छे से। ठीक है, दूसरा वेलोसिटी रेशियो होता है वेगानुपात, VR = y/x, यानी प्रयास द्वारा चली गई दूरी अपॉन भार द्वारा चली गई दूरी। इसके बाद इनपुट निकालते हैं, लगाया गया प्रयास और प्रयास द्वारा चली गई दूरी के गुणनफल को इनपुट। आउटपुट क्या होगा? उठाया गया भार और भार द्वारा चली गई दूरी के गुणनफल को आउटपुट कहेंगे। इफिशियंसी होता है इनपुट अपॉन आउटपुट। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको परसेंटेज में लेते हैं इसलिए। अब यहाँ से हमने आगे फॉर्मूला डेराइव किया था जो कि MA/BR आया था निकल के, तो ये इफिशियंसी का फॉर्मूला है। ये सभी फॉर्मूले काफ़ी अच्छे वे में मैंने आपको समझाए थे, कैसे निकल के आते हैं, क्या डेफिनेशन होती है, डायग्राम बना बना के बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप इन टॉपिक्स को दोबारा से देख लें। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, जरूर देख लें आगे, क्योंकि हम मशीन का नियम पढ़ेंगे तो मशीन के नियम में भी ये चीज़ें यूज होंगी बार बार। घर्षण के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे इसी में हम, उसमें भी यूज होगा। आगे हम लिफ्टिंग मशीन पढ़ेंगे कई तरह की, तो सभी लिफ्टिंग मशीन में ये फॉर्मूले रिवाइज होंगे आपके। ठीक है, तो इनको जरूर देख लें आप। चलिए बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की। तो आज जो हम पढ़ेंगे दोस्तों मशीन के सेकंड पार्ट में, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि मशीन के अंदर जो मशीन के पुर्जे होते हैं उनमें जो घर्षण काम करता है, उस घर्षण की वजह से इस मशीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो हम प्रयास लगाते हैं किसी मशीन के ऊपर, उस प्रयास में कितनी हानि होगी, भार में कितनी कमी होगी घर्षण के कारण, पहले वो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे मशीन का नियम, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मशीन का नियम जरूर पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आपका मशीन के नियम से रिलेटिव। तो पूरी क्लास को बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। मैं इसको हटाता हूँ और अगली अपनी हेडिंग लिखते हैं, टॉपिक नंबर 9। हटा दें इसे। आ जाइए 9वें टॉपिक पर। तो मशीन का नियम पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, घर्षण के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ेंगे कि इस मशीन में घर्षण का क्या रोल है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टॉपिक नंबर 9 अपना। तो टॉपिक नंबर 9 है हमारा घर्षण के कारण, घर्षण के कारण प्रयास में हानि, प्रयास में हानि तथा भार में कमी। ठीक है, हम यहाँ ये भी कह सकते हैं प्रयास में कमी तथा भार में कमी। ठीक है, इंग्लिश में आप सिंपल बोल दीजिएगा, लॉस इन इफर्ट एंड लॉस इन लोड। लॉस इन इफर्ट, लॉस इन इफर्ट एंड लॉस इन लोड, या डिफिशियंसी इन लोड भी कह सकते हैं आप, ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, अब समझिएगा ध्यान से, फ्रिक्शन के कारण प्रयास में कितनी हानि होगी। मतलब हमें ये बताना है अगर किसी मशीन में घर्षण है तो घर्षण में कितना प्रयास खर्च हो जाएगा हमारा और कितना प्रयास हमें आउटपुट देगा। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहाँ पर ये कोई मशीन है, एक सिंपल सी, जैसे मशीन मतलब मैंने कोई लीवर ले लिया। मैं एक ही एग्जांपल लेके बार बार चलता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये कोई लीवर है, बीच में यहाँ आलम्ब था, आपने इधर प्रयास लगाना है और इधर से यहाँ कोई ये लोड है जो कि आपको लिफ्ट कराना है, लोड उठाना है ये। ठीक है, तो अब ये जो प्रयास है, अभी हम इस प्रयास को 2 तरह की मशीन पर लगा के देखेंगे। एक तो ऐसी मशीन पर लगाएंगे जिसमें बिल्कुल भी घर्षण नहीं होगा, ठीक है, और एक ऐसी मशीन पर लगाएंगे जिसमें घर्षण होगा। तो जब हमें निकालना है घर्षण में कितना प्रयास खर्च हुआ, तो घर्षण वाली मशीन पर लगाए गए प्रयास में से हम बिना घर्षण वाली मशीन में जो प्रयास लगाया है उसको घटा देंगे, तो हमें घर्षण में जितना प्रयास हमारा खर्च होगा वो निकल के आ जाएगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? चलिए दोबारा से इसको समझाता हूँ डायग्राम बना के अच्छे से। मतलब सबसे पहले हम लगाएंगे ऐसी मशीन के ऊपर प्रयास जिसमें घर्षण नहीं है, तो हम यहाँ कह देंगे घर्षण की अनुपस्थिति में, घर्षण की
अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति, घर्षण की अनुपस्थिति में वास्तविक प्रयास या लगाया गया वास्तविक प्रयास, घर्षण की अनुपस्थिति में लगाया गया वास्तविक प्रयास या केवल प्रयास कह दीजिए, या फिर आदर्श प्रयास बोल सकते हैं हम इसको। आदर्श प्रयास क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ऐसी कोई मशीन ही नहीं है जिसमें घर्षण ना हो। आदर्श प्रयास इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऐसी केवल आदर्श मशीन ही होगी जिसमें घर्षण नहीं होता। ठीक है, तो घर्षण की अनुपस्थिति में लगाया गया प्रयास हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, ये आदर्श प्रयास कह देंगे। ये किस में होता है? ये आदर्श मशीन में होगा, आदर्श मशीन में। आदर्श मशीन मतलब आइडियल मशीन में होगा। इंग्लिश में आप सिंपल यहाँ बोल सकते हैं क्या? अप्लाइड एफर्ट इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन के अनुपस्थिति में हम जो प्रयास यहाँ पर लगाएंगे। तो आदर्श मशीन में ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आदर्श मशीन एक अकेली ऐसी मशीन होती है जिसकी इफ़िशियंसी पूरी 100% होती है। 100% इफ़िशियंसी का मतलब है हम किसी मशीन पर जितना इनपुट लगाएंगे वह मशीन हमें उतना ही आउटपुट दे देगी। इस केस में इनपुट आउटपुट बराबर होता है। डेट मीन्स यहाँ पर क्या बराबर होता है? यहाँ पर हमारा MA बराबर BR होता है। मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ पा रहे कैसे होता है? ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। तो ध्यान रखेंगे MA और BR आदर्श मशीन के लिए बराबर होते हैं। अब यहाँ पर मैं यही लिख दूंगा MA इक्वल टू BR आदर्श मशीन के लिए। यहीं से हम निकालेंगे फॉर्मूले को। समझते रहिएगा ध्यान से, लास्ट में जो फॉर्मूला आएगा निकल के उसे याद कर लीजिएगा। MA क्या होता है? W/P होता है, जस्ट अभी बताया था आपको। BR क्या होता है? BR आपका लगाया गया प्रयास द्वारा चली गई दूरी अपॉन बाहर द्वारा चली गई दूरी। मतलब ये प्रयास यहाँ से नीचे कितनी दूरी तक लगाया आपने, तो ये 22 दूरी तक लगा दिया, और ये लोड कितनी ऊपर तक उठ गया आपका यहाँ से, तो मान लिया x दूरी तक ऊपर को उठ गया ये, तो ये होता है आपका। ठीक है BR। अब यहाँ से आगे समझिएगा। अब यहाँ से हमने ये जो प्रयास निकालेंगे दोस्तों, हम यहाँ से P की जो वैल्यू निकालेंगे, इस P की वैल्यू, या मैं इसको y/x ना लिख के सीधे BR की फॉर्म में लिख देता हूँ, बिकॉज हमें वैल्यू VR की ही दी जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं इस P को निकालूंगा तो आप खुद सोचिए, इस P को निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये P इधर आ जाएगा BR के पास बराबर W, फिर यहाँ पर आ जाएगा BR इसके नीचे, तो यहाँ से P क्या निकल के आ जाएगा आपका W/VR। इतना तो आपको पता होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हैं। ये कौन सा प्रयास आया है? ये घर्षण की अनुपस्थिति में जो प्रयास है वो आया है, या मैं कह सकता हूँ आदर्श प्रयास है, ये आइडियल एफर्ट है, ये आदर्श मशीन वाला प्रयास PI मैंने इसको बोल दिया। ठीक है, आपको याद रखने के लिए। समझ पा रहे हैं आप? आदर्श मशीन का प्रयास आ गया। अब दूसरा हम प्रयास निकालेंगे घर्षण की उपस्थिति में कितना प्रयास है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्या? घर्षण की उपस्थिति में लगाया गया प्रयास। ठीक है, इंग्लिश में कह दीजिएगा आप अप्लाइड एफर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, या एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, या प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। और ये कौन सी मशीनें होगा? तो जितनी तरह की मशीनें वास्तव में यूज होती हैं, जो व्यावहारिक मशीनें होती हैं, जो वास्तविक मशीनें हैं, उन सभी में घर्षण जरूर होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं वास्तविक मशीन में। ठीक है, वास्तविक मशीन में। अब वास्तविक मशीन में जब आप कोई भी प्रयास लगाएंगे तो उसमें क्या होगा? घर्षण उपस्थित है, तो घर्षण की उपस्थिति में भी होगा प्रयास। तो इस केस में जो हम प्रयास हमने मान लिया, सपोज इस केस में जो हमने प्रयास लगाया वो P है। ठीक है, ये क्या P है? इसमें घर्षण भी शामिल है। ठीक है, इसमें घर्षण भी है, बिकॉज घर्षण की उपस्थिति में हम लगा रहे हैं। क्लियर ना? तो हमने इसको P मान लिया। अब हमें निकालना है कि घर्षण में कितना प्रयास हमारा नष्ट हो गया। तो आप खुद बताइए, ये कैसा था जिसमें बिल्कुल घर्षण नहीं है, और ये कैसा है जिसमें घर्षण था मशीन में, वो प्रयास है। तो अगर हमें घर्षण के कारण प्रयास में कितनी कमी हुई, या घर्षण में फ्रिक्शन में कितना प्रयास खत्म हुआ हमारा, उसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे? इसमें से इसे घटा देंगे। तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से क्या? प्रयास में हानि निकाल सकते हैं ना हम, प्रयास में हानि, या इसको हम PF कह दे रहे हैं। PF का मतलब क्या है? फ्रिक्शन के कारण जो प्रयास हमारा नष्ट हो गया वो कितना निकल के आया, है ना? घर्षण में नष्ट प्रयास भी कह सकते हैं, घर्षण में नष्ट प्रयास, या फिर प्रयास में हानि घर्षण के कारण। तो कैसे निकलेगा ये? इस P में से ये घर्षण वाला प्रयास है, क्योंकि जिस मशीन में घर्षण होगा उसमें ज़्यादा प्रयास लगाना पड़ेगा, इसलिए हमें इसमें से इसको घटाना है, P - PI। ठीक है, I मतलब
आइडियल मशीन का जो प्रयास है। तो यहाँ से अगर मैं इसको निकालूंगा सॉल्व करके तो फॉर्मूला आ जाएगा आपका PF, यानी फ्रिक्शन के कारण जो आपका इफर्ट में लॉस हुआ है वो कितना आएगा, P की वैल्यू से हम P लिख दीजिए, माइनस ये कितना था W/VR, W/VR। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना अच्छे से। आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर घर्षण में नष्ट प्रयास पूछेगा तो किसी भी मशीन पर लगाया गया प्रयास, ये P दिया होगा आपको, ये वाला P दिया होगा, W दिया होगा, उठाया गया भार कितना है, एंड आपको वेलोसिटी रेशियो BR देगा। तो यहाँ से आप इजीली क्या बता सकते हैं, PF की वैल्यू बता सकते हैं। बहुत टफ नहीं था, एकदम इजी था, आप सबको समझ आ गया होगा ऐसी उम्मीद करते हैं हम। क्लियर हुआ सभी को? तो ये आ गया आपका क्या, घर्षण में नष्ट प्रयास या प्रयास में हानि, घर्षण के कारण प्रयास में कितनी हानि हुई। पहली चीज ये हो गई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर इसके बाद हम बताते हैं भार में कमी कितनी होगी। ठीक है, तो इसको हटा दें हम, चलिए इसको रफ करते हैं और आगे देखते हैं भार में कमी, भार में कितनी कमी आएगी। हटाएं इसे। अब आगे देखेंगे भार में कमी, प्रयास में हानि देख चुके हम, भार में कितनी कमी आएगी। तो घर्षण की अनुपस्थिति में उठाया गया भार, उठाया गया भार, ठीक है। तो ये आदर्श मशीन द्वारा होगा, क्योंकि घर्षण तो आदर्श मशीन में नहीं होता जिसकी इफिशियंसी 100% होती है, MA = BR। तो यहाँ भी हम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, MA = BR होगा आदर्श मशीन के लिए, ठीक है। MA होता है W/P = BR। तो यहाँ से ये जो W निकल के आएगा, ये कौन सा W होगा दोस्तों, यहाँ BR × P कह सकते हैं हम। ये जो W आया ये हमारा आदर्श मशीन वाला W आया जिसमें कोई घर्षण नहीं है, तो मैं इसको WI कह दे रहा हूँ। यहाँ तक समझ आया? अब हम क्या करेंगे, अब किसी भी वास्तविक मशीन द्वारा जितना भार उठाया जाएगा उसे लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, वास्तविक मशीन द्वारा उठाया गया भार, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, इसको सपोज W कह दिया आपने। अब ये बताइए इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी, WI या W? ये WI ज़्यादा होगा क्योंकि आदर्श मशीन है, इसकी इफिशियंसी 100% है, तो ये क्या करेगी, ये ज़्यादा भार उठा सकती है, ठीक है। आदर्श मशीन ज़्यादा भार उठाएगी, जबकि वास्तविक मशीन में घर्षण होता है, तो इसीलिए क्या करती है आपकी ये मशीन कम भार उठा पाती है। वास्तविक मशीन द्वारा उठाया गया भार, यहाँ लिख दीजिएगा आप घर्षण की उपस्थिति में, क्या लिख देंगे यहाँ पर, घर्षण की उपस्थिति में, घर्षण की उपस्थिति में, घर्षण की उपस्थिति में वास्तविक मशीन द्वारा उठाया गया प्रयास भार, ठीक है। तो ये आ गया आपका W, यहाँ पर घर्षण में उपस्थित था। अब भार में कमी कितनी आएगी घर्षण की वजह से, तो ये WI ज़्यादा था, ज़्यादा में से ये कम वाला घटा देंगे, तो यहाँ कह सकते हैं हम घर्षण के कारण भार में कमी, घर्षण के कारण भार में कमी। इंग्लिश में आप कह देंगे चलिए लॉस इन लोड ड्यू टू फ्रिक्शन। तो इसको क्या कहेंगे हम, WF कह देंगे, घर्षण की वजह से जितनी भी कमी आई है भार में। किस में से घटाएंगे, WI में से, WI में से W को माइनस कर देंगे। तो यहाँ से जो फॉर्मूला निकल के आएगा क्या आ जाएगा, वो WF = आ जाएगा, WI की वैल्यू क्या थी, P × BR या BR × P, माइनस इसमें से W माइनस कर दीजिए, तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला आ गया, ठीक है, ये वाला। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, एक तो ये वाला फॉर्मूला और एक PF वाला। तो WF और PF क्लियर हुआ, आप इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब चलेंगे मशीन के नियम की ओर। तो यहाँ पर आपको दो फॉर्मूले कौन कौन से याद करने हैं, एक तो याद करना लॉस इन इफर्ट का, घर्षण की वजह से नष्ट प्रयास, PF की वैल्यू क्या आई थी निकल के, PF की वैल्यू अभी आपने निकाला था, क्या किया था हमने, वास्तविक मशीन पर जो आपने प्रयास लगाया कोई भी, ठीक है, वास्तविक मशीन के प्रयास में से माइनस कर दिया था आपने, कौन सा प्रयास आपने माइनस किया था, आदर्श मशीन का प्रयास। आदर्श मशीन का प्रयास कैसे निकाला था, W/P = BR रखा था, तो यहाँ से W/BR आ गया था निकल के ये, ठीक है। इस तरह से PF का फॉर्मूला आया था। ऐसे ही हमने दूसरा निकाला कौन सा, WF का फॉर्मूला। कैसे याद रखेंगे, आदर्श मशीन वाला W पहले लिखेंगे क्योंकि वो ज़्यादा होता है। आदर्श मशीन का W कितना होता है, आदर्श मशीन में W/P = BR, इसको इधर लाएंगे तो यहाँ से BR × P आ जाएगा, और इसमें से वास्तविक मशीन का W माइनस कर देंगे।
तो इस तरह से ये WF की वैल्यू आती है। ठीक है, ये घर्षण के कारण भार में कमी और ये घर्षण के कारण प्रयास में कमी, ये दोनों फॉर्मूले इस टॉपिक के लिए आप रट लीजिए, लिख लीजिए, अच्छे से पूछे जा सकते हैं। फॉर्मूले नहीं पूछेगा तो इन पर क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है कभी कभी, तो आप याद कर लेंगे इन दोनों फॉर्मूले को। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है ये फॉर्मूले कैसे निकल के आए हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये नवा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, मशीन का नियम। उसको बिल्कुल स्लोली अच्छे वे में आपको समझाएंगे। ठीक है, रफ कर दें इसे। तो देखते हैं अपना अब 10वां टॉपिक, टॉपिक नंबर 10, मशीन का नियम। मशीन का नियम यानी लॉ ऑफ मशीन, लॉ ऑफ मशीन। ये हमें बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मशीन के नियम में हम क्या करेंगे, हमें दो चीज़ पढ़नी है इसमें। एक तो प्रयास लगाना है किसी मशीन पे, एंड उस मशीन के द्वारा कितना भार उठाया जाएगा ये देखना है। तो मशीन का जो नियम होता है वो उठाए गए भार और लगाए गए प्रयास के बीच में एक संबंध होता है। यानी जैसे ये लीवर है और इस पे आपने इधर प्रयास लगाया कोई P, एंड इस प्रयास से आपने यहाँ से कोई ये भार उठाना था ऊपर को W। तो उठाए गए भार W और लगाए गए प्रयास P के बीच में एक संबंध होता है, और इन दोनों संबंध के बीच में हमें एक ग्राफ खींचना है। उस ग्राफ से हमें P और W में एक संबंध निकाल के लाना होता है। उसी संबंध को हम मशीन का नियम कहते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ दोबारा, क्या, उठाए गए भार W तथा लगाए गए प्रयास P के मध्य एक ग्राफ खींचा जाता है। इस ग्राफ में जो उठाया गया भार W है इसको x अक्ष पे लेते हैं, और जो लगाया गया प्रयास P है इसको y अक्ष पे लेते हैं, और यहाँ से एक ग्राफ बना करके P और W के बीच में एक संबंध निकालते हैं। उसी को मशीन का नियम कहते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं इसको। पहले मैं 2 लाइन थ्योरी की लिखता हूँ, जो बोला है वही चीज़। तो यहाँ लिखेंगे क्या, किसी मशीन द्वारा उठाए गए भार कैपिटल W तथा लगाए गए प्रयास कैपिटल P के मध्य एक ग्राफ खींचा जाता है, जिसमें भार W को x एक्सिस पर तथा प्रयास P को y अक्ष पर या y एक्सिस पर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पर एक ग्राफ खींचेंगे। ये x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। ठीक है, x अक्ष पे क्या लेंगे हम, x अक्ष पे लेते हैं भार W, ये x अक्ष पे लेते हैं, और y अक्ष पे क्या लेते हैं, प्रयास P। इंग्लिश में आप इसको लोड बोल सकते हैं, लोड या वेट, और इसको एफर्ट बोल सकते हैं। क्लियर। सबसे पहले आप ध्यान से सुनेंगे आप। अभी अभी आपको बताया जितनी तरह की भी मशीनें होती हैं, सभी मशीनों के पुर्जों के बीच में घर्षण काम करता है, फ्रिक्शन लगता है। तो जैसे ही हमने इस पर सपोज ये मशीन है, इस पर प्रयास लगाया, और सपोज मैंने ये जो प्रयास है आपका, ये प्रयास P है, यहाँ से जैसे ही लगाना शुरू किया, सपोज मैंने यहाँ से कुछ दूरी तक लगाया, तब भी आपका ये वेट ऊपर नहीं उठा। क्यों नहीं उठा, क्योंकि इसके जो पुर्जे हैं इस मशीन के, यहाँ तो मैंने सिर्फ लाइन दिखा रखी है, सिंगल एक लाइन दिखा रखी है। ये बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, तो उस मशीन के अंदर जो पुर्जे होते हैं, उन पुर्जों के घर्षण के उन पुर्जों के बीच में जो घर्षण होता है, उसमें कुछ प्रयास हमारा नष्ट हो गया। ठीक है, तो ये भार नहीं उठा। अब इसके बाद जैसे ही और आगे को हम प्रयास लगाएंगे तो ये भार उठना शुरू हो जाएगा। डेट मीन्स कहने का मतलब क्या है, यहाँ ओरिजिन है, ये मूल बिंदु है O, यहाँ से मैंने कुछ दूरी तक, यहाँ से सपोज मैंने यहाँ तक
ए दूरी तक, मान लिया ए पॉइंट है ये, तो मैंने ओ से ए तक कुछ प्रयास लगाया और इस प्रयास के कारण यहाँ से कोई भार नहीं उठा भी, तो ये प्रयास हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो इफर्ट था ये कहाँ गया हमारा, ये घर्षण में नष्ट हो गया। तो इसको मैं स्मॉल सी से प्रदर्शित कर दे रहा हूँ। यहाँ पर स्मॉल सी कांस्टेंट है यहाँ एक, ये सी किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है, घर्षण के कारण जितना प्रयास हमारा नष्ट हो गया। ये जो पी है, प्रयास पी, ये घर्षण की वजह से जितना नष्ट हुआ है वो हमारा ओ से ए तक है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने जैसे ही और प्रयास लगाया तो ये भार क्या होगा, उठना शुरू हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा प्रयास सपोज इधर लगाया तो ओ से भार आपका इधर को थोड़ा सा आगे बढ़ गया, और लगाया प्रयास आगे तो और आगे बढ़ गया भार, यहाँ से और आगे प्रयास लगाया तो ये और आगे बढ़ गया। इस तरह से प्रयास लगाते जाएंगे तो भार आपका क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो यहाँ से जैसे आपने ये प्रयास लगाया था, इसके और इसके सीध में जब दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ एक पॉइंट मिलेगा। ऐसे ही इसको मिलाया मैंने और इसको मिलाया तो यहाँ पर एक पॉइंट मिला, इसको और इसको आगे मिलाया तो यहाँ एक पॉइंट मिला। इन सबको जैसे ही मैं मिला दूंगा आगे तो ये पॉइंट बनते जाएंगे इस तरह से। ठीक है, ऐसे, और इन सभी पॉइंट को मिलाने वाली एक सीधी लाइन जाएगी यहाँ से, इस तरह से, ऐसे सीधी लाइन सभी पॉइंट को मिलाने वाली। ठीक है, इस तरह से यहाँ से। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? इन पॉइंट को मिलाने वाली ये जो लाइन है, ये वाली, ये लाइन ही मशीन के नियम को प्रदर्शित करेगी। ये लाइन सबको समझ आ रही है कैसे मिली है? तो मैं इसको सीधा खींच कर दिखाता हूँ, ये बीच वाला रफ कर दे रहा हूँ, बस मैंने आपको समझाने के लिए किया था ऐसा। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम इसको हटा करके और सीधी एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, इधर ये भार हो गया W, इधर ये प्रयास हो गया P। ठीक है, यहाँ O पॉइंट है, O से A पॉइंट तक जो प्रयास लगाया ये घर्षण में नष्ट प्रयास हो गया C। इसके बाद से कुछ प्रयास लगाएंगे, बाहर बढ़ता जाएगा, तो इस तरह से क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है ऐसे। ठीक है, इस तरह से। जैसे मैंने यहाँ कोई प्रयास लगाया, सपोज मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ P1 कोई मैंने प्रयास लगाया था, तो इसके लिए कितना भार होगा आपका, इधर को कितना भार उठेगा, W1 भार उठा होगा। ठीक है, यहाँ अगर मैंने कोई P2 लगाया तो इसके लिए इधर भार कितना उठा होगा, W2। यहाँ P2 अगर प्रयास है तो इसके सामने जो भार होगा W2 होगा। समझ पा रहे हैं? यहाँ से आगे क्लियर ना इतना? तो यहाँ ये जो लाइन जा रही है, मैंने सपोज इसको A इसको C कह दिया, A नीचे था इसको C कह दिया, तो ये जो AC लाइन है दोस्तों, ये AC लाइन, इस AC लाइन की जो इक्वेशन होगी, जो समीकरण होगा इस लाइन AC का, वही मशीन का नियम कहलाएगा। अब इस AC लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो बचपन में आप सभी ने सरल रेखा चैप्टर पढ़ा होगा 9th क्लास में। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो था, सपोज ये हॉरिजॉन्टल से जो लाइन का झुकाव है, ये मान लिया मैंने थीटा है, तो आप सभी ने ये पढ़ा होगा कि यहाँ पर अगर बाई एक्स पे कोई अंतखंड C कटता है तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है। एक तो लाइन मूल बिंदु से होकर जाती है जो बाई बराबर mx होती है, और ये क्या होती है जो C अंतखंड काटती है, बाई बराबर mx प्लस C। सबने पढ़ा है ये, क्लियर ना? यहाँ पर m क्या होता है, C क्या होता है, आप सभी जानते हैं। m यहाँ पर प्रवणता होता है, ग्रेडियंट, C यहाँ पर अंतखंड होता है जो यहाँ से यहाँ तक काटा गया है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे लाइन AC का समीकरण, रेखा AC का समीकरण, AC का समीकरण। अगर मैं इस रेखा AC के समीकरण की बात करूं तो बाई बराबर क्या होगा, mx प्लस C होगा। ठीक है, यही होगा। m यहाँ क्या होता है, m इस लाइन का झुकाव है x एक्सिस के साथ। ठीक है, जिसे हम प्रवणता भी कहते हैं। आपने मैथ में पढ़ा होगा m बराबर tan थीटा, ये सब ने पढ़ रखा होगा। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ बाई, अब बाई एक्स पे हमने क्या लिया है, प्रयास P ले रखा है, तो बाई की जगह हम क्या लिख देंगे, P लिख देंगे, बराबर m स्लोप होता है, इसका ढलान है, m को m ही लिखा रहने देंगे, इंटू x अक्ष पे हमने क्या लिया है, भार लिया है W, यहाँ W लिख देंगे, प्लस में C क्या है, अंतखंड C, ये वाला सेम रहेगा C। तो यहाँ से जो हमारी इक्वेशन निकल के आ गई, ये इक्वेशन निकल के आ गई, और इसी को हम क्या कहते हैं, मशीन का नियम। इसी को कहते हैं मशीन का नियम। मशीन का नियम यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या है, मैं ये भी एक बार लिख देता हूँ शॉर्ट में, इन शॉर्ट इधर लिख दे रहा हूँ। P यहाँ पर क्या है, P लगाया गया प्रयास, लगाया गया प्रयास, इंग्लिश में एप्लाइड एफर्ट कह सकते हैं आप इस P को। इसके बाद M क्या है, M एक स्थिरांक है, स्थिरांक मतलब कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है जो किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, इस लाइन के झुकाव को, लाइन AC के झुकाव को दर्शाता है।
दर्शाता है। ठीक है, और क्या डब्लू, डब्लू आप सभी जानते हैं उठाया गया भार, उठाया गया भार है डब्लू। इसके बाद सी रह गया, सी, सी क्या है, सी यहाँ से यहाँ तक घर्षण में नष्ट प्रयास है, ये घर्षण में नष्ट प्रयास, नष्ट प्रयास। और ये निकालना मैंने आपको सिखा रखा है, अभी पीछे फॉर्मूला बताया था, उस तरह से निकाल सकते हैं, हालांकि मशीन के नियम से भी निकल के आएगा। चारों चीज़ क्लियर हुई, पी एम डब्ल्यू सी क्या है, कौन सी चीज़, तो मशीन का नियम ये हो गया आपका टोटल। तो क्या होता है मशीन के नियम, सभी को क्लियर हुआ क्या होता है मशीन के नियम, कि किसी भी मशीन द्वारा उठाए गए भार डब्लू तथा लगाए गए प्रयास पी के मध्य एक ग्राफ खींचा जाता है, जिस ग्राफ में एक्स अक्ष पर उठाए गए भार डब्लू को तथा वाई अक्ष पर लगाए गए प्रयास पी को लेते हैं। इसको लेने के बाद हम कैसे ग्राफ बनाते हैं, तो पहले हमने कुछ प्रयास ओ से ए तक लगाया, जो घर्षण के कारण नष्ट हो गया, इसकी वजह से कोई भार नहीं उठाया गया। इससे आगे जैसे ही और प्रयास लगाया तो भार आपका उसी के अनुपात में उठ गया, यहाँ लगाया तो इसके अनुपात में दूसरा भार उठ गया, ऐसे। ठीक है, तो एक लाइन खींच देते हैं, सीधी लाइन। इस सीधी लाइन की जो इक्वेशन होती है वही मशीन का नियम कहलाता है। अब आपको कहेगा मशीन का नियम किसे कहते हैं, तो सीधे कहिएगा क्या, उठाए गए भार डब्लू तथा लगाए गए प्रयास पी के बीच में एक संबंध होता है जो कि पी बराबर एम डब्ल्यू प्लस सी होता है, इसे हम मशीन का नियम कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, तो ऑप्शन में अगर मशीन का नियम पूछेगा तो सीधे ये फॉर्मूला लिखा होगा, इस पर टिक कर देंगे आप। ठीक है, तो P बराबर एम डब्ल्यू प्लस सी, ये मशीन का नियम होता है। सभी को क्लियर हुआ। अब आगे बात करते हैं मशीन के नियम का ही अनुप्रयोग करके हम क्या करेंगे, अधिकतम दक्षता निकालेंगे और अधिकतम यांत्रिक लाभ निकालेंगे। यानी मैक्सिमम इफिशियंसी किसी मशीन की कितनी हो सकती है और मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज किसी मशीन का कितना हो सकता है, ये देखेंगे। तो एक बारी आप इस मशीन के नियम को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको रफ करके थोड़ा सा आगे की ओर मूव करते हैं। हटा दें इसे। अब देखिए मशीन के नियम का ही प्रयोग करके, मशीन के नियम में आपको एक फॉर्मूला याद रखना, सिंगल, समझ गए सभी लोग कौन सा फॉर्मूला था, बाई बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करनी है, तो बाई एक्स पे हमने पी लिया था बराबर एम, एक्स एक्स पे डब्ल्यू लिया था प्लस सी। इस तरह से आप याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, हिंट क्या है, बाई बराबर एम एक्स प्लस सी, इससे आपको याद रखना है ये वाला नियम। बाई की जगह पी, एक्स की जगह डब्ल्यू रख देंगे, इस तरह आपको इजीली याद हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया। चलिए अब देखते हैं हम क्या, मशीन की अधिकतम दक्षता तथा अधिकतम यांत्रिक लाभ। मशीन की अधिकतम यांत्रिक दक्षता, मशीन की अधिकतम यांत्रिक दक्षता, और उसके बाद देखेंगे मशीन का अधिकतम यांत्रिक लाभ। तो पहले मशीन की अधिकतम यांत्रिक दक्षता देख लेते हैं। इंग्लिश में इसको कह देंगे मैक्सिमम इफिशियंसी, मैक्सिमम मैकेनिकल इफिशियंसी, मैक्सिमम मैकेनिकल इफिशियंसी, इफिशियंसी। ठीक है, मैक्सिमम मैकेनिकल इफिशियंसी क्या होगी, तो हम जानते हैं इफिशियंसी ईटा इक्वल टू क्या होता है, ये नॉर्मल इफिशियंसी है अभी के लिए, ये क्या होता है, एम ए अपॉन बी आर होता है, आपको पढ़ाया गया है फॉर्मूला ये वाला। ठीक है, अब यहाँ से आगे क्या करेंगे, एम ए होता है डब्ल्यू अपॉन पी होता है इंटू, ये बी आर है, बी आर लिख दिया, यहाँ इंटू लगा दीजिए। यहाँ तक समझ आ रहा है, एम ए की जगह डब्ल्यू अपॉन पी लिख दिया। अब पी की जो वैल्यू है, पी की वैल्यू मशीन के नियम वाली यहाँ पर पुट कर दीजिए पी की जगह पर, तो पी की जगह पर पी की वैल्यू लिख दे रहा हूँ मैं, तो डब्ल्यू अपॉन में पी की जगह क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखा हुआ है, इसको बी आर को आगे लिख लेता हूँ मैं, इंटू में यहाँ लिख दे रहा हूँ पी की वैल्यू पीछे, एम डब्ल्यू प्लस सी। यहाँ तक समझ आया। इसके बाद आगे क्या करेंगे आप, नीचे से डब्ल्यू कॉमन ले लीजिए, तो डब्ल्यू अपॉन यहाँ पर क्या है बी आर इंटू में, यहाँ से डब्ल्यू आपने बाहर लिया ब्रैकेट में से, तो यहाँ तो एम बचेगा, और जहाँ डब्ल्यू नहीं था यहाँ अपॉन में आ जाएगा डब्ल्यू। ठीक है, तो ये डब्ल्यू और डब्ल्यू कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आगे क्या आ गया हमारा, ईटा इक्वल टू कितना आ गया, ऊपर 1 बचा अपॉन नीचे वी आर इंटू में ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, एम प्लस सी अपॉन डब्ल्यू। अब ध्यान से सुनिएगा, इफिशियंसी जितनी ज़्यादा होगी, अधिकतम इफिशियंसी के लिए क्या होगा, इस डब्ल्यू का मान उतना ही अधिक हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा इफिशियंसी उतना ज़्यादा लोड उठा लेगा वो। तो मैक्सिमम इफिशियंसी के केस में हम क्या करेंगे, ये नीचे डब्ल्यू बहुत ज़्यादा होगा, सी उसके मुकाबले बहुत कम रहेगा, इसलिए हम इसको 0 रख देंगे पूरे को। तो सीधे यहाँ लिख दीजिएगा क्या, फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी, ज़्यादा कुछ ना समझ के सीधे लिखिएगा क्या, फॉर मैक्सिमम
इफिशियंसी फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए C/W को क्या कर लेंगे हम, लगभग 0 के बराबर मान लेते हैं इसको। इस पार्ट को 0 रख देंगे तो यहाँ से ईटा मैक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी कितनी आ जाएगी, 1/m/VR। ये आपका फॉर्मूला हो गया, किसका फॉर्मूला हो गया, ये मैक्सिमम इफिशियंसी का। इसको याद रखेंगे, अधिकतम दक्षता का फॉर्मूला ये निकल के आता है। आपसे पूछ लिया जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि मशीन की अधिकतम दक्षता क्या होगी, तो ये होगी अधिकतम दक्षता। नॉर्मल पूछेगा तो नॉर्मल MA/BR होती है, या कह सकते हैं हम क्या, इनपुट अपॉन आउटपुट कह सकते हैं, या W/P/BR कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम के लिए 1/m/BR हो जाएगा, याद रहेगा, बिल्कुल सिंपल। ME की जगह क्या आ जाएगा, 1/m, बाकी BR नीचे रहेगा। इस तरह आप याद रख सकते हैं इजीली। ये डेरिवेशन था, मैंने आपको डेराइव करा दिया। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा क्या, मशीन का अधिकतम यांत्रिक लाभ। तो यहाँ लिख दें इसका फॉर्मूला, ईटा मैक्स का फॉर्मूला क्या आया निकल के, 1/m/BR, ठीक है। ईटा मैक्स का फॉर्मूला हो गया ये, ईटा मैक्स 1/m/BR। अब आता है कि मशीन का अधिकतम यांत्रिक लाभ। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा फॉर्मूले ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलों से ही डेफिनेशन बनेगी। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर बिल्कुल परेशान ना हो, बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहे कितनी ही प्रैक्टिस कर लें आप, जब तक आपका बेसिक चैप्टर क्लियर नहीं होगा अच्छे से, आप कितने क्वेश्चन रटेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक टॉपिक से बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन वहीं आपका टॉपिक बेसिक से क्लियर होगा अच्छे से, तो हर तरह का क्वेश्चन लगा लेंगे। तो मेरा एडवाइस आपके लिए यही है कि पहले आप थ्योरी को बहुत अच्छे वे में कवर कीजिए, थ्योरी पढ़िए, उसके फॉर्मूले याद कीजिए, सभी यूनिट याद कीजिए, तब आपको प्रैक्टिस के लिए बाद में लगाने हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहले आपका सिलेबस कवर कराते हैं तो साथ साथ कवर कीजिए आप, ताकि जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊं तो आपको दिक्कत ना हो फिर, ठीक है। वो प्रैक्टिस रहेगी सिर्फ, वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं समझाएंगे। तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मशीन, ठीक है। तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालेंगे, तो अगर हमें नॉर्मल मैकेनिकल एडवांटेज निकालना हो, MA का फॉर्मूला होता है W/P, ठीक है। P हम अभी पढ़ चुके हैं, P की जगह मशीन के नियम वाला फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर। W/P की जगह क्या लिखेंगे हम, MW + C। यहाँ से क्या करेंगे, W नीचे से कॉमन ले लेंगे, इसे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आप इस तरह से। तो ब्रैकेट से बाहर W कॉमन लिया तो यहाँ तो M बच गया, और यहाँ क्या बचेगा, C/W। यहाँ भी क्या काम करेंगे, W से W कट गया ये वाला, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, MA बराबर क्या बचा, ऊपर 1 बचा, नीचे ब्रैकेट में बचा सिर्फ M + C/W। यहाँ भी वही चीज़, फॉर मैक्सिमम, फॉर, या ऐसे लिख दीजिएगा, फॉर MA मैक्स का मतलब क्या है, फॉर मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज के लिए क्या हो जाएगा, C/W जो है वो लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। अब ये 0 के बराबर होगा तो इस केस में क्या बच गया आपका, MA मैक्स की वैल्यू, MA मैक्स आ जाएगा आपका 1/m निकल के, 1/m। तो ये जितने भी फॉर्मूले आपके निकल के आ रहे हैं ये सभी आपको मैं समझा रहा हूँ, इसलिए आपको याद रखना है। एग्जाम टाइम में इतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि आप पूरा सॉल्व करके कर सकें। इनको याद कर लेंगे, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ट्रिक से याद कीजिएगा, तरीके से, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। सिंपली सभी को क्लियर हुआ, ये सभी को क्लियर। अगर आपको इन शॉर्ट डायरेक्ट याद रखना हो ना ये और वो, तो आपको पता है ईटा इक्वल टू क्या होता है, MA/VR होता है। MA का भी आपने वैल्यू निकाली, 1/m हो गया, इनटू ये VR था, तो देखो आ गया 1/m/BR यही था ना। एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा आपको, ईजी है बिल्कुल। तो इस तरह से आप बैठ के अच्छे से याद कीजिएगा इनको। तो ये मशीन का नियम आपका हो चुका है पूरी तरह कंप्लीट। मैंने आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी और मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज भी निकाल के दिखा दिया मशीन के नियम की हेल्प से। तो इस पार्ट को भी इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेके आऊँगा, जो कि हमारे जो 10 टॉपिक हमने पढ़े हैं, जिनमें से कि 6 टॉपिक आपके फॉर्मूले बेस्ड थे। तो इन 6 टॉपिक्स या 7 टॉपिक्स लगभग फॉर्मूले बेस्ड थे। इन 6-7 टॉपिक पे हम न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, उससे हमारे ये सभी फॉर्मूले भी रिवाइज हो जाएंगे हमें, और ये भी आइडिया हो जाएगा कि इस टॉपिक से न्यूमेरिकल किस तरह के बनते हैं। तो बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट लेके आ रहा हूँ मैं न्यूमेरिकल्स का। तब तक आप इनके फॉर्मूले को लिख करके याद कीजिए एंड इसी तरह से जुड़े रहिए जीटेक पॉली के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा लें, उससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है,
तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।